लेकर क्यों कहा जा रहा है कि चाइना एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है, वहीं मार्क मोबियस ने क्यों कहा कि भारत में क्षमता है दूसरी बड़ी ताकत बनने का। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बिजनेस टुडे का एक खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि चीन का मेड इन चाइना मॉडल, जो दशकों से वैश्विक विनिर्माण का केंद्र रहा है, अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन की उम्र दराज आबादी, घटती हुई जन्म दर, श्रम बल की कमी इस मॉडल को कमजोर कर रही है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार तनाव और बढ़ती पेंशन लागत ने चीन की अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक समय बम की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन में जन्म दर लगातार गिर रही है, जो 2024 में प्रति 1000 लोगों पर केवल 6.3 जन्म पहुंच गई है। ये 1960 के दशक के बाद सबसे निचला स्तर है। 2022 में चीन की जनसंख्या 40 साल में पहली बार घटी और 2023 तक ये प्रवृत्ति जारी रही है। 2025 तक चीन की 20% से अधिक आबादी 60% से अधिक उम्र की होगी। ये जनसांख्यिकी और पेंशन प्रणाली पर दबाव भी डाल रहा है। वहीं देखने को मिल रहा है कि अब इनके लिए स्थितियां और विपरीत होती जा रही हैं। श्रम बल की कमी हो रही है और वैश्विक व्यापार में तनाव भी बढ़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ लग रहा है। इसके अलावा भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश खड़े हो रहे हैं जो यहाँ पर आपूर्ति को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पेंशन संकट, चीन की पेंशन प्रणाली पहले से ही घाटे में है। 2035 तक इसके पूरी तरीके से खत्म होने की आशंका है। सरकार को सामाजिक कल्याण पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है, जो अन्य क्षेत्रों में संसाधन हटा रहे हैं। इसके अलावा मेड इन चाइना 2025 की रणनीति लाया गया ताकि यहाँ पर ये मेक इन इंडिया की तरह करें। काफी हद तक इन्होंने कोशिश करी, लेकिन अभी ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा ही संकट जापान के सामने भी आया था। उम्र दराज आबादी हो गई थी, श्रम बल की कमी हो गई थी और आर्थिक ठहराव हो गया था। तो जापान वाली स्थिति चाइना की होती हुई दिख रही है। वैसे आपको बता दूं, चाइना कई बार कोशिश कर रहा है अपने देश में इस तरीके से हैंडल करने के लिए कि उसका शेयर मार्केट वगैरह अप रहे, लेकिन यहाँ स्थितियां विपरीत जा रही हैं। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए 2025 में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया, जिसका नाम मात्र सकल उत्पाद GDP 4.187 ट्रिलियन डॉलर था, जो जापान के 4.1 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है। इस उपलब्धि के बावजूद भारत की प्रति व्यक्ति GDP जापान से काफी कम है, जिसके कारण कुछ लोग भारत की इस प्रगति को कमतर आंक रहे हैं। हालांकि नीति और भू राजनीतिक रणनीतिकार सिद्धार्थ ने इस तर्क को खारिज किया है। भारत की प्रगति को केवल प्रति व्यक्ति GDP जैसे बुटिक्स मैट्रिक्स से नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि इसके गति, पैमाने और रणनीतिक प्रभाव को देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में 2025 में भारत का GDP ट्रिलियन डॉलर 4.1 ट्रिलियन डॉलर बताया और जापान की जिस तरीके से उपलब्धियां देखने को मिली है उसमें अंतर मामूली है, लेकिन फर्क बहुत साफ दिख रहा है। भारत की स्थिति आगे बढ़ने की है। वहीं बात करें तो अब धीरे धीरे दूसरे पोजीशन पर भारत पहुंच जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। प्रति व्यक्ति GDP में उछाल तो है जरूर, लेकिन अब भारत के लिए और भी सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है और भारत उस दिशा में ध्यान भी दे रहा है। भारत के दुनिया के 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने पर अरबपति निवेशक मार्क मोबियस ने सोमवार को कहा कि ये सही पॉलिसी और लॉन्ग टर्म विजन का नतीजा है। मोबियस ने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ना जारी रखे। मोबियस ने कहा कि मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी अब ग्लोबल मैप पर अपना उचित स्थान पाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की GDP तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पर अग्रसर है। मोबियस के अनुसार ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारत की GDP 6 से 7% से बढ़ना अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखलाता है। अब यहाँ पर बीते एक दशक में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 2025 में केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। मोबियस ने ये कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता
चलता है। हाल ही में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब अगले 2.5 से 3 सालों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। सुब्रमण्यम ने 10वीं नीति आयोग के गवर्निंग मीटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब बोल रहा हूं तब हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और $4 ट्रिलियन की GDP है। ये मेरा डेटा नहीं, IMF का डेटा है। आज भारत जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्षण है। वैसे आपको बता दूं, कभी अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला जापान आज भारत से भी पीछे पछड़ गया है और जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। उधर जापान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देश में महंगाई ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में चावल की कीमत में पिछले साल की तुलना में 98.4% तेजी आई, जो 1971 के बाद इसकी सबसे बड़ी मासिक उछाल है। मार्च में ये तेजी 92.1% रही। इसी तरह एनर्जी की कीमत देश में 9.3% बढ़ गई। अप्रैल में देश में महंगाई 3.5% बढ़ी, जो मार्च में 3.2% बढ़ी थी। देश में लगातार 5वें महीने महंगाई में 3% से ज्यादा तेजी आई है। इसी बीच पहली तिमाही में जापान की इकोनॉमी में 0.7% की गिरावट आई है। 2024 की पहली तिमाही के बाद जापान की इकोनॉमी में पहली बार गिरावट आई। चावल जापान का मुख्य आहार है, लेकिन हाल ही में इसमें काफी तेजी आई है। इसके कई कारण हैं। साल 2023 में खराब मौसम के कारण चावल की पैदावार प्रभावित हुई। इसी बीच देश में रिकॉर्ड पर्यटकों के आने से चावल की डिमांड बढ़ गई। इस बीच सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने के लिए चावल की खेप बाजार में जारी की, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। कुछ साल पहले जापान को पछाड़कर जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना था, लेकिन दोनों देशों की इकोनॉमी में अब एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट अभी 0.50% है। जापान का डेट टू GDP रेशियो 250% है। उधर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी का पॉलिसी रेट 2.25%, डेट टू GDP रेशियो 62% है। यानी कि जर्मनी की पॉलिसी रेट जापान से 4.5 गुना ज्यादा है, जबकि डेट टू GDP रेशियो 1/4 है। और दोनों देशों के 30 साल की मेच्योरिटी अवधि वाले सरकारी बॉन्ड्स पर यील्ड 3.1% है। 1990 के दशक से पहले जापान की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से दौड़ रही थी। माना जा रहा था कि वह अमेरिका को पछाड़ देगा, लेकिन इसके बाद वह ऐसे गर्त में फंसी कि उसे बाहर निकलने में कई दशक लग गए। 25 साल से भी अधिक समय तक देश डिफ्लेशन की स्थिति में रही। हालात ऐसी हो गई कि देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हाल ही में कहा कि जापान की हालत ग्रीस से भी बदतर हो गई है। ग्रीस पिछले कई साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन अब भारत का यहाँ आगे आना ये भारत की कामयाबी को दिखलाता है। हालांकि भारत अब अमेरिका से भी रिश्तों को सही करता हुआ दिख रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस सप्ताह अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री के डिप्टी NSA पवन कपूर भी वाशिंगटन जाएंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ खटास देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने की बात करते रहे हैं। उन्होंने इसे व्यापार से भी जोड़ा है। भारत को ये बात पसंद नहीं आई है। भारत का कहना है कि ये मामला दोनों देशों के बीच का है। पवन कपूर की ये यात्रा महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। इसका असर भारत जैसे देशों के साथ बातचीत पर पड़ सकता है। कपूर की यात्रा से ट्रस्ट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये पहल बाइडेन प्रशासन के समय में शुरू हुआ था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ उसका द्विपक्षीय मामला है, पर यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर हैं। आगे भारत और US का ट्रेड है, जो आगे भारत की इकोनॉमी पर और उछाल ला सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।